रेस्पिरेटरी सिस्टम की फर्स्ट क्लास का डिस्कस करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारा सबसे पहले पार्ट जो है वो क्या है, वो हमारा नेज़ल होता है। इस तरह से आप नेज़ल की स्ट्रक्चर बनाइए। ये हमारा नेज़ल है और नेज़ल केविटी जो है वो इज लाइंड विथ सिलेटेड कोलुमनर एपिथेलियम। नेज़ल केविटी जो है वो सिलेटेड कोलुमनर एपिथेलियम से जो है वो इसकी सेल बनी होती हैं। और यहाँ नेज़ल केविटी की यदि हम बात करें, ये हमारी नोज़ है। नोज़ इससे आगे जो है वो कौन से पार्ट में जाएगी, वो इस तरह से आप देखिए, ये फेरिंग्स है। फेरिंग्स के बाद ये लैरिंग्स में जाएगी और लैरिंग्स के बाद आगे जो है वो ट्रेकिया में इस तरह से जाती हैं। इस तरह से आप स्ट्रक्चर बनाइए। ये हमारा क्या है, फेरिंग्स नेज़ल और ये हमारा इसके पास में क्या है, ये माउथ पार्ट है। और माउथ पार्ट जो है यहाँ, ये हमारा जो क्या है, नेज़ल केविटी के पीछे फेरिंग्स है। फेरिंग्स जो है वो एक दोनों को पार्ट को जोड़ने का काम करता है। कौन सा, ये हमारा फेरिंग्स है। फेरिंग्स जो है वो डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी दोनों सिस्टम के पार्ट को जो है वो एयर पैसेज को कनेक्ट करता है। यहाँ जो है माउथ है और ये फेरिंग्स में ओपन होगा और यहाँ से जो नेज़ल केविटी है वो फेरिंग्स में ओपन होगी। तो इस तरह से नेज़ल केविटी की यदि हम बात करें, नोज, नाक से हम सांस लेते हैं, नोज से आगे फेरिंग्स में जाएगी, फेरिंग्स से आगे लैरिंग्स में जाएगी और लैरिंग्स के आगे फिर क्या है, ट्रेकिया। और ट्रेकिया जो है इस तरह से ब्रोंकस में डिवाइड होगा, लेफ्ट और राइट। नेज़ल केविटी की हमने बात की। नेज़ल केविटी और इसकी स्ट्रक्चर यदि हम बनाएं तो ये हमारी इस तरह से देखो, ये हमारा नेज़ल पार्ट है और इस नेज़ल पार्ट से आगे क्या है, फेरिंग्स है। फेरिंग्स के आगे लैरिंग्स है और लैरिंग्स के आगे ये इस तरह से जो है वो ट्रेकिया जो है वो आगे इसमें ब्रोंकस में डिवाइड होती हैं, लेफ्ट और राइट। और ये हमारे क्या हैं, लंग्स हैं। इस तरह से हमारे ये लंग्स होते हैं। और यहाँ की बात करें तो ये माउथ है और माउथ जो है वो फेरिंग्स में ओपन होगा। फेरिंग्स डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों को कनेक्ट करने का काम जो है वो कौन करता है, फेरिंग्स करता है। लंग्स को यदि हम बात करें, लंग्स के अंदर लेफ्ट और राइट जो ब्रोंकस है वो यहाँ हाइलम से एंट्री होती है इनकी, और यहाँ लंग्स के अंदर जो है वो ब्रोंकाइल्स में डिवाइड होते हैं। और ब्रोंकाइल्स जो है वो आगे जो है आपको पता क्या बनाते हैं, वो एल्यूली जो है वो कई संख्या में एल्यूली होते हैं। इनकी संख्या 300 मिलियन होती हैं। और एल्यूली जो है वो क्या है, लंग्स की फंक्शनल यूनिट यदि पूछी जाए तो लंग्स की फंक्शनल यूनिट जो है वो एल्यूली होती हैं। ये हमारा साइनस है। नेज़ल केविटी के अंदर जो है क्या होता है, साइनस होता है, यानी ये हमारी नेज़ल केविटी है। इस तरह से इसको आप जूम करिए और इस नेज़ल केविटी में जो हमारी बोन्स होती हैं, ये हमारी इस तरह से बोन्स होती हैं और इन बोन्स के बीच में जो है खाली जगह होती हैं। इसके हम क्या बोलते हैं, इसे हम नेज़ल्स बोन होती हैं और खाली जगह होती हैं, इसको हम साइनस बोलते हैं। और जब हमें प्रॉब्लम होती है, जैसे जुकाम लगने की प्रॉब्लम होती है, जिसको हम ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए तो उसे हम सिनुसाइटिस बोलते हैं। तो सिनुसाइटिस के अंदर क्या होता है, या तो जो साइनस मेम्ब्रेन है उसमें प्रॉब्लम होती है, या जो हमारे यहाँ बोन्स होती हैं, ये बोन्स जो है इनका साइज बढ़ जाता है और इस तरह से ये स्पेस जो है वो जितना होता है उसको जो है क्या कर देती है, नैरो कर देती हैं, यानी और भी छोटा कर देती हैं, जिससे हमें सांस नाक से जो है पानी ज़्यादा आएगा और हमें सांस लेने में भी तकलीफ होगी। सिनुसाइटिस प्रॉब्लम होती हैं। और सिनुसाइटिस जो है वो हमने यहाँ देख रहे हैं कि आफ्टर कैविटीज विथ होलो बोन्स एंड सराउंड दी नेजल पैसेज। इसके बाद में पार्ट है फेरिक्स। फेरिंग्स पार्ट जो है हमने आपको बताया, ये हमारा नेज़ल के बाद में क्या है, फेरिंग्स। ये हमारा फेरिंग्स पार्ट है और फेरिंग्स इज ए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ऑफ 12 से 14 सेंटीमीटर लॉन्ग होती हैं। ये हमारी जो फेरिंग्स है इस तरह से, ये क्या है, ये 12 से 14 सेंटीमीटर लॉन्ग होती हैं और इट एक्सटेंड फ्रॉम बेस ऑफ स्कल ऑफ सर्वाइकल C6 C3 से लेवल 3 से 6, यानी ये हमारा पार्ट है। वहाँ फेरिंग्स जो है वो सर्वाइकल वहाँ प्रेजेंट होती हैं। फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, इसकी स्ट्रक्चर जो है वो कितनी होती है, C6 पर प्रेजेंट होती है।
और यहाँ दी नेजल एंड ओरल कैविटीज ऑफ लैरिंग्स एंड ओसोफेगस, यानी फेरिंग्स जो है वो आपको बताया हमने, ये ओरल और डाइजेस्टिव यहाँ रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों को कनेक्ट करती हैं। और यहाँ इट इज डिवाइडेड फेरिंग्स इज 3 पार्ट्स, एक तो नेसोफेरिंग्स यानी नेजल से रिलेटेड, एक ओरोफेरिंग्स जो ओरल से रिलेटेड, और एक जो है लैरिंग्स से जो है जुड़ी होती है। इस तरह से 3 पार्ट यहाँ डिवाइड होते हैं। और फेरिंग्स इज ए पार्ट ऑफ बोथ रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। और टी आर दी यानी यहाँ टॉन्सिल्स है, और टॉन्सिल जो है एक लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट होता है वैसे, लेकिन यहाँ रेस्पिरेटरी सिस्टम से आ रहा है, इसलिए टी डिस्ट्रॉय यानी टॉन्सिल्स डिस्ट्रॉय इनहेल्ड एंड स्वेलो एंटीजन, यानी हमारे इनहेल्ड यानी नाक से हम सांस लेते हैं तो कोई एंटीजन एंट्री कर जाए, या खाना खाते टाइम या मुंह खोलते टाइम कोई भी एंटीजन एंट्री किया है तो इन एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने का काम जो है वो टॉन्सिल्स का होता है। और टॉन्सिल्स जो है वो लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है, और टॉन्सिल जो है वो जो एंट्री की है एंटीजन, चाहे वो स्वेलोड से एंटीजन हो या इनहेल्ड एंटीजन हो, उनको डिस्ट्रॉय करने का काम जो है वो टॉन्सिल्स करती हैं। अब लैरिंग्स की बात करते हैं, और लैरिंग्स पार्ट जो है वो क्या है। लैरिंग्स जो है एक वॉइस बॉक्स पार्ट होता है, इसको हम वॉइस बॉक्स के नाम से जानते हैं क्योंकि यहाँ साउंड का जो है क्रिएशन होता है। यानी हमारी लैरिंग्स की यदि अंदर की बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर जो है इस तरह से होती है, और यहाँ से इसका स्पेस कम होता है, और जब भी हम एयर को बाहर एक्सपेल्ड करते हैं तो उस समय हमारे एक वॉइस बनती है, और यहाँ जो मेम्ब्रेन बनी हुई है उसकी यहाँ हवा की एब्रेशन से, रगड़ से यहाँ वॉल्यूम जो है वो क्रिएट होता है, और यहाँ वॉइस क्रिएट होती है। और वॉइस क्रिएट होने की वजह से हमने लैरिंग्स को क्या कहा है, वॉइस बॉक्स कहा है। और लैरिंग्स जो है वो कंसिस्ट थायराइड कार्टिलेज TCA से, यहाँ कार्टिलेज होगी, देखो TCA के नाम से याद करो, TCA ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड, और T मीन्स यानी 1 और ये भी 1, और एडेनोइड बॉन्ड जो है वो कितनी होती हैं, वो कार्टिलेज 2 होती हैं। और यहाँ जो थायराइड कार्टिलेज है उसी को हम अडाम एप्पल के नाम से भी जानते हैं, अडाम एप्पल के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा थायराइड कार्टिलेज को यहाँ लैरिंग्स जो पार्ट है उसके पास स्थित होने के कारण इसको हम लेरिंजियल प्रोमिनेंस भी बोलते हैं। लेरिंजियल प्रोमिनेंस प्रोमिनेंस भी इसको बोलते हैं, किसको, थायराइड कार्टिलेज को। ये भी एक एक होती हैं। और इसके अलावा एक पार्ट जो है वो एपिग्लोटिस होता है। जैसे ये लैरिंग्स है तो लैरिंग्स देखो किसका पार्ट है, देखो ये लैरिंग्स है, हमने कहा ये हमारा नेजल पार्ट, इसके बाद में ये हमारा क्या है, फेरिंग्स, फिर ये हमारा क्या है, आगे का पार्ट जो है ये लैरिंग्स, ये PLT प्लेट के नाम से याद रखा करो, P फेरिंग्स, फिर L और T ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, यानी फेरिंग्स आ गया, और फेरिंग्स दोनों का पार्ट है, ओरल और रेस्पिरेटरी दोनों का, यहाँ लैरिंग्स और फिर ट्रेकिया। अब ये लैरिंग्स जो है आप जब खाना खाएंगे तो कोई भी जो है पार्टिकल इसके अंदर नहीं जाए, है ना, यानी खाना खाते टाइम हमारी डाइट का कोई पार्टिकल्स इस लंग्स की या ट्रेकिया के अंदर नहीं जाए, इसके लिए हमारा लंग्स की जो ट्रेकिया है यहाँ इसके ऊपर एक ढक्कन टाइप की लीफ टाइप स्ट्रक्चर जो है वो बनी होती हैं, और वो इसको क्या कर लेती हैं, इसको क्लोज कर लेती हैं, यानी इसको बंद कर लेती हैं। जब भी हम खाना खाते टाइम में जो है हम ग्रास को क्या करते हैं, अंदर स्वेलोड करते हैं, उस टाइम में ये जो लैरिंग्स के ऊपर जो है एपिग्लोटिस है ये इसको क्लोज कर लेती हैं, जिससे हम जो खाना खा रहे हैं वो लंग्स और ट्रेकिया में एंट्री नहीं होता। तो प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड बाय एपिग्लोटिस। फिर यहाँ लैरिंग्स के फंक्शन क्या होते हैं। लैरिंग्स के फंक्शन तो देखो आपको ही पता है कि लैरिंग्स को हमने क्या कहा, वॉइस बॉक्स, तो यानी वॉइस बनाने को क्रिएट करने का काम इसका होता है, वोकल एंड प्रोड्यूस साउंड ड्यूरिंग एक्सप्रेशन, यानी जब एयर का एक्सप्रेशन होगा तो जो एक साउंड क्रिएट होती है वो यहाँ वॉइस बॉक्स की वजह से ही होती हैं। और इसके अलावा हम बोलते हैं तो उसमें हमारी टंग और फेरिंग्स सभी सपोर्ट करते हैं। पैसेज वे ऑफ एयर को अंदर आने के लिए और बाहर निकलने की स्पेस देती है, और प्रोटेक्शन ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है उसको प्रोटेक्शन करने का काम ये करती हैं। फिर है ट्रेकिया की यदि हम बात करें तो ट्रेकिया क्या काम करेगा ये भी हम देख लेते हैं।
देखो हमने कहा हमारी जो सर्वाइकल और थोरेसिक वर्टिब्रा होती है तो उनकी एक्सटेंशन क्या है वो भी पूछते हैं। तो यहाँ लैरिंग्स है और ये ट्रेकिया है। लैरिंग्स की यदि कंडीशन पूछे तो क्या होगी, C6 C3 से C6, यानी C3 है और ये C6 है, यानी सर्वाइकल की 3 नंबर की स्टार्ट होगी और 6 नंबर पे ये लैरिंग्स जो है वो क्या होगी, एंड हो जाएगी। और ये जो है वो क्या है, लैरिंग्स यहाँ स्ट्रेट होती हैं, यानी वर्टिब्रा जो है सर्वाइकल की वहाँ स्थित होती है और C6 से स्टार्ट होगी और इसके बाद में T5 65, इस तरह से याद करें 65। तो यहाँ C6 यानी सर्वाइकल जो एंड होगा वहाँ से स्टार्ट होती है ट्रेकिया, और वहाँ से स्टार्ट होके यहाँ जो थोरेसिक वर्टिब्रा की 5 नंबर की जो है ये है, 5 नंबर की जो थोरेसिक वर्टिब्रा है वहाँ तक ये एक्सटेंड होती हैं। ट्रेकिया जो है इसको हम विंड पाइप के नाम से भी जानते हैं। ट्रेकिया को हम विंड पाइप के नाम से जानते हैं। अभी हमने कहा लैरिंग्स, इसको आप लेफ्ट वेंट्रिकल के नाम से याद करो, यानी जो लैरिंग्स है वो वॉइस बॉक्स कहलाता है और ट्रेकिया को हम जो है क्या बोलते हैं, इसको विंड पाइप भी बोलते हैं। और इट इज़ सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ ओसोफेगस, यानी ट्रेकिया हमेशा जो ये ट्रेकिया इस तरह से होती हैं, ये हमेशा इट इज़ सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ ओसोफेगस, यानी हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है ओसोफेगस, ये इसके बिल्कुल फ्रंट में जो है वो कौन होती हैं, ट्रेकिया होती हैं। और बाइफरगेट इनटू लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकस, यानी जो ट्रेकिया है वो इस तरह से है और ये लेफ्ट और राइट 2 ब्रोंकस में डिवाइड होगी और एट 5 थोरेसिक वर्टिब्रा, लेंथ इसकी 10 से 11 सेंटीमीटर होती हैं और ये यहाँ इस तरह से इनकम्प्लीट कार्टिलेज से ये जो है सराउंडेड होती हैं। और इनकम्प्लीट कार्टिलेज जो सी शेप में होती हैं वो किसकी बनी होती हैं, वो हाई एलाइन कार्टिलेज होती हैं। तो यहाँ क्वेश्चन बनता है अपना कि जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया जो ये पाइप है इसको हम विंड पाइप बोलते हैं और यहाँ ये ओसोफेगस जो है उसके फ्रंट में सिचुएटेड होती हैं और 2 पार्ट में ये बाइफरकेट होगी इनटू लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकस 5 थोरेसिक वर्टिब्रा में। और लेंथ की बात करें तो 10 से 11 सेंटीमीटर होगी और कंसिस्ट 16 से 20 सी शेप इनकम्प्लीट जो है कार्टिलेज से ये सराउंडेड होगी, जो कि हाइलाइन कार्टिलेज से बनी होती हैं। ये हमारा ट्रेकिया, और ट्रेकिया 2 पार्ट में डिवाइड होता है, लेफ्ट और राइट। यदि आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं तो हमेशा राइट हैंड जो है वो लेफ्ट लंग्स बनाना है, साइंस में इस तरह से बनाते हैं अपन। और आप इस तरह से याद करें कि आपकी रिंगर लैक्टेट होती हैं RL, इस तरह से होती हैं रिंगर लैक्टेट, और रिंगर लैक्टेट में JKLMNOPQR, ठीक है। तो L पहले आता है और R बाद में आता है इंग्लिश वर्ड्स के अनुसार। तो इसमें क्या होगा, इसमें 2 3 आपको याद करना है, 2 3। तो L जो है लेफ्ट जो ब्रोंकस है वो आप याद करना वो किस में जाएगी, लेफ्ट लंग्स में। तो L जो है इस तरह से याद करना कि लेफ्ट लंग्स जो है वो उसमें क्या होगा, ये 2 लोब से बना होता है, जबकि राइट लंग्स जो है वो 3 लोब से मिलकर बना होता है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है, क्योंकि लेफ्ट लंग्स जो है उसकी साइड में कौन है, हार्ट सिचुएटेड है, तो हार्ट यहाँ स्पेस लेगा, इसकी वजह से यहाँ 2 लोब ही होंगे, यानी जहाँ हार्ट होगा वहाँ पर लंग्स जो है वो 2 लोब में डिवाइड होगा और ये लंग्स में जो ब्रोंकस है वो वहाँ 2 लोब होंगे। और इसके 2 लोब होने की वजह क्या है, क्योंकि एक लोब की जगह तो ये हार्ट ही जो है स्पेस रोक लेगा, और राइट हैंड जो है जहाँ पे लंग्स हार्ट नहीं है वहाँ पर 3 लोब्स होंगे। इस तरह से याद करें। तो लेफ्ट एंड राइट लोब्स की यदि बात करें लंग्स में, हमेशा L पहले है तो 2 और R बाद में है तो 3, इस तरह से इनको याद करें। लंग्स की यदि स्ट्रक्चर की बात करें तो लंग्स जो है वो कैसा होता है, कॉन शेप्ड होता है, कॉन शेप में होता है। और लंग्स में देखो ये हमारी ट्रेकिया और इस तरह से 2 पार्ट में डिवाइड हुई और इस तरह से हमारे लंग्स सिचुएटेड होते हैं। और लंग्स की जो ये वाल है वो यहाँ प्लूरल फ्लूइड होता है और इसकी तरफ जो है वो क्या होती है, पे यहाँ प्लूरल केविटी होती है और इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, थोरेसिक केविटी। ये कंप्लीट जो है हमारा लंग्स यहाँ सिचुएटेड है और इसको हम थोरेसिक केविटी बोलते हैं और ये प्लूरल केविटी कहलाती हैं। एल्यूली हमारे लंग्स की फंक्शनल यूनिट होती हैं। और इसी तरह यदि हम लीवर की बात करें तो लीवर की फंक्शनल यूनिट कौन सी होती हैं, हेपाटिक लोब्यूल्स होती हैं।
और लंग्स की फंक्शनल यूनिट क्या होती है, ये एल्यूली होती हैं। और यदि हमारे नर्वस सिस्टम की फंक्शनल यूनिट पूछे तो न्यूरॉन्स होगी, और हमारी बॉडी की फंक्शनल यूनिट पूछे तो क्या होती है, सेल होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट। इस तरह से इनको ट्रिक से याद करना है। अब रेस्पिरेटरी मसल्स की यदि हम बात करें तो रेस्पिरेटरी मसल जो है वो कितने टाइप की होती हैं। देखो, रेस्पिरेटरी मसल्स में एक तो डायफ्राम आता है, एक तो डायफ्राम आएगा, और एक जो है वो इंटरकोस्टल मसल्स आएंगी। इंटरकोस्टल मसल्स जो है वो हमारी जो रिब्स होती हैं, इस तरह से हमारी रिब्स होती हैं, हमारी पसलियाँ, उनके बाहर की तरफ जो इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं उनको हम एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स बोलते हैं। और यहाँ रिब्स के अंदर की तरफ जो इंटरकोस्टल मसल्स है उनको हम क्या बोलते हैं, उनको इंटरनल रेस्पिरेटरी मसल्स या इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स बोलते हैं। और डायफ्राम की यदि हम बात करें तो ये हमारा इस तरह से ये लंग्स हैं, ये हमारे लंग्स, और लंग्स जो है यहाँ पर ये डूम सैफ जो स्ट्रक्चर होती हैं इसको हम डायफ्राम बोलते हैं। और यहाँ लंग्स जो है ये हमारी रिब्स है, इस रिब्स के अंदर की तरफ जो है मसल्स हैं उनको हम इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स बोलते हैं, और बाहर की तरफ जो हैं उनको एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स बोलते हैं। और हमारा जो एल्यूली होता है इस तरह से, इस एल्यूली की यदि स्टडी की जाए तो एल्यूली की जो वाल होती है वो इस तरह से चपटी सेल से मिलकर बनी होती हैं। ये एक एल्यूली है और इसकी जो वाल होती हैं वो चपटी सेल से मिलकर बनी होती हैं। और यहाँ हमने राइट और लेफ्ट लंग्स की बात की, और लेफ्ट लंग्स में हमने बताया आपको कि ये इसमें 2 लोब्स होते हैं और इसमें 3 लोब्स होते हैं। और जो 3 लोब्स होंगे वो 3 पार्ट में डिवाइड होगा, सुपीरियर, इन्फीरियर और एक जो है वो मीडियम, और यहाँ सुपीरियर और इन्फीरियर में ये डिवाइड होगा। रेस्पिरेटरी मसल्स को हमने बताया आपको कि एक तो डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स जो है वो रेस्पिरेटरी मसल्स होती हैं। और हमारा जो है सिस्टम कैसे होता है, देखो ये हमारा इस तरह से, ये हमारे लंग्स हैं, और इस लंग्स के पास ये हमारा एब्डोमिनल पार्ट है, और ये हमारा यहाँ इंटरकोस्टल मसल्स, ये बाहर एक्सटर्नल, और ये इंटरकोस्टल मसल्स, ये थोरेसिक केज है, और ये एब्डोमिनल केविटी होती हैं। और एब्डोमिन केविटी के यहाँ दोनों के मध्यस्थ बीच में कौन होता है, डायफ्राम होता है। और डायफ्राम मसल्स जो है वो यहाँ एक्सप्रेशन और इंस्पिरेशन के समय डायफ्राम मसल्स ये हैं, और ये जो है वो कौन सी होती हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। इनमें जो है क्या होता है, इनमें मूवमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। अब ये रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उस समय क्या है, चेंजेबल होते हैं। देखो, जब हम सांस अंदर लेते हैं, जैसे हम सांस को अंदर लेते हैं, हमने अंदर सांस ली, अंदर लेते ही हमारी चेस्ट में जैसे लंग्स ऊपर की तरफ मूवमेंट करते हैं, इस तरह से रियलाइज होता है। यानी जब हम सांस अंदर ले रहे हैं यानी इंस्पिरेशन, यानी देखो ये हमारे लंग्स हैं, और इन लंग्स के अंदर जो हमने क्या किया, हमने बाहर से ओरल यहाँ नेजल रूट से हमने जो है एयर को अंदर लिया तो ऐसे लगता है कि जैसे हमारे ये लंग्स हैं ये ऊपर की तरफ मूवमेंट करते हैं, ये हमारे को रियलाइज होता है। और इस तरह से यदि हम देखें तो जब एयर को हम बाहर निकालते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंस्पिरेशन। और यदि एयर को अंदर लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन। अब इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन में क्या बदलाव होता है मसल्स में, वो हमें देखना है। यहाँ आप देखेंगे कि जब हम सांस को अंदर लेते हैं यानी एयर को अंदर ले रहे हैं, यानी क्या कर रहे हैं, इंस्पिरेशन कर रहे हैं, हम हवा को अंदर ले रहे हैं, उस समय क्या होगा, हमारी चेस्ट ऊपर की तरफ जा रही है, इस तरह से मूवमेंट होता है। और इस समय जो मसल्स होती हैं वो क्या होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी। और कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन होगी, देखो एक तो हमारा डायफ्राम होगा। देखो हम क्या कर रहे हैं, इंस्पिरेशन यानी हवा को अंदर ले रहे हैं, इसका मतलब लंग्स को जो है वॉल्यूम जो है एयर का बढ़ेगा, यानी उनको क्या होना है, रिलैक्स होना है, यानी उनको स्पेस ज़्यादा चाहिए। और जब भी लंग्स को स्पेस ज़्यादा चाहिए तो उसके राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में क्या है, इंटरकोस्टल मसल्स, उसमें एक्सटर्नल इंटरनल है। लेकिन आपको फिलहाल एक्सटर्नल को ध्यान रखना है कि यहाँ जो लंग्स है वहाँ जब भी हम एयर को अंदर लेते हैं तो यहाँ ये जो हमारा क्या है, रिब्स के बाहर क्या है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, और ये क्या है, डूम सैप हमारा, ये क्या है, ये डायफ्राम है। तो जब भी हम एयर को अंदर लेते हैं उस समय एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो है वो
क्या होती हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। इसी तरह हमारा जो डूम शेप, ये क्या है, ये डायफ्राम है, और ये इंस्पिरेशन के दौरान ये क्या होता है, ये फ्लैट हो जाता है। इसका मतलब इसने क्या किया, स्पेस दिया, यानी लंग्स को जब भी हम एयर को अंदर लेते हैं तो इन्हें वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करने के लिए लंग्स को रिलैक्स होना पड़ेगा, और लंग्स को रिलैक्स होने के लिए यहाँ ये जो डायफ्राम है इसको क्या होना पड़ेगा, इसको कॉन्टैक्ट होना पड़ेगा, यानी ये ऐसे लंबा हो जाएगा, यानी कहने का मतलब ये फ्लैट इस तरह से हो जाएगा, और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है उनको कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा। इसी के अपोजिट हम यदि एक्सप्रेशन की बात करें तो एक्सप्रेशन के अंदर जो है क्या होगा, एक्सप्रेशन के अंदर ये हमारे क्या हैं, लंग्स हैं, और इन लंग्स को क्या होना पड़ेगा, इनको एक्सप्रेशन के दौरान इनको कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा, और कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा तो आप बताइए इसको कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए यहाँ ये क्या है, ये फ्लैट हो गया पहले, और ये क्या है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, तो ये इसको डूम होना पड़ेगा, डूम शेप में आना पड़ेगा, जिससे लंग्स को ये क्या करेगा, ऊपर की तरफ दबाव देगा और ये एयर को बाहर निकाल देगा। इसका मतलब क्या हुआ, यानी लंग्स को दबाना पड़ेगा तो ये डूम शेप में आ जाएगा, और यहाँ से एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो है वो रिलैक्स हो जाएगी, और ये रिलैक्स होगी तो यहाँ अंदर वाली ये कौन सी है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी, और ये कॉन्ट्रैक्ट होगी तो इस पर दबाव डालेगी, जिससे एयर जो है वो बाहर की तरफ यानी एक्सप्रेशन होगा। इस तरह से हमारा प्रोसेस ये चलता है। अब यदि थोड़ी स्टडी इस मामले में की जाए कि ये हमारे लंग्स हैं, और इन लंग्स में जो है एयर का एक्सचेंज होता है, गैस का एक्सचेंज होता है। गैस आपको पता है हम O2 को अंदर लेते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं। तो यहाँ O2 और CO2 का जो गैस एक्सचेंज है वो कौन सी प्रोसेस से होता है, वो डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है। एयर जो है हमारे कहाँ आएगी, इस तरह से नेजल रूट से आएगी और लंग्स के अंदर एंट्री करेंगे। लंग्स के अंदर क्या है, एल्यूली है, और यहाँ से एल्यूली से ऑक्सीजन जो है वो कहाँ, ये हमारी ब्लड वेजल्स है इसके अंदर, तो यहाँ ऑक्सीजन यहाँ से कहाँ आएगी, ब्लड के अंदर, यानी ऑक्सीजन ब्लड के अंदर आएगी, और CO2 ब्लड की वो कहाँ जाएगी, इसके अंदर चली जाएगी, और लंग्स से ये बाहर निकाल देगी। तो इस तरह से प्रोसेस चलता है। तो एक तो लंग्स से लेकर ब्लड के बीच में गैस का एक्सचेंज होता है, इसके बाद में ब्लड से जो हमारी सेल है, सेल से फिर टिश्यू में, इस तरह से गैस का एक्सचेंज होता है। तो यहाँ ये क्या है, लंग्स, और लंग्स से ब्लड में गैस का एक्सचेंज होता है, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और यदि ब्लड से यहाँ सेल या टिश्यू के अंदर जो गैस का एक्सचेंज होता है उसको हम इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं। यानी ब्लड और लंग्स की एल्यूली के बीच जो गैस का एक्सचेंज हो रहा है उसको हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोल रहे हैं, और यहाँ ब्लड से टिश्यू के बीच जो गैस का एक्सचेंज हो रहा है उसको हम इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं। इसी तरह यदि हम रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन की बात करें तो हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम जो है उसको रेगुलेट कौन करता है, इसको रेगुलेट करने का काम पोर्न और मेडुला ओब्लोगेटा करती हैं। और हमारा ये ब्रेन का ये पार्ट क्या है, पोर्न होता है। इस तरह से इसके बाद में ये क्या होता है, ये हमारा मेडुला ओब्लोगेटा, और इसके बाद में ये हमारी पूंछनुमा पार्ट जो है स्पाइनल कॉर्ड होती हैं, और ये हमारा इस तरह से पार्ट ये क्या है, सेरिबेलम, और ये लार्जेस्ट पार्ट जो है वो क्या होता है, वो सेरिब्रम होता है, BR, ब्रम से याद करो किया करो, और ये सेरिबेलम, बेल बजाता है इस तरह से साइड से, इस तरह से याद करें, ये सेरिबेलम है और ये सेरिब्रम पार्ट है। और हमारे जो है रेगुलेशन काम मेडुला ओब्लोगेटा करता है। लेकिन जब हमें एक एक्सरसाइज करनी है और वॉलंटरी रेगुलेशन करना है, कभी सांस को बाहर निकालना है, कभी अंदर लेना है, तो वॉलंटरी रेगुलेशन का काम जो है वो सेरिब्रल कोर्टेक्स करेगा। तो यानी नॉर्मल वे के अंदर रेगुलेशन मेडुला ओब्लोगेटा करता है, लेकिन वॉलंटरी रेगुलेशन की बात करें तो वो कौन करेगा, वो सेरिब्रल कोर्टेक्स पार्ट करेगा। यानी हम सांस को जल्दी ले रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, तो वॉलंटरी रेगुलेशन कंट्रोल्ड बाय सेरिब्रल कोर्टेक्स। और एक कीमो रेगुलेशन की यदि हम बात करें तो कीमो रेगुलेशन में क्या होता है कि देखो हमने बताया ये हमारी लंग्स है, और इस लंग्स से जो है ये हमारा ब्लड वेजल्स हैं, और यहाँ ऑक्सीजन और CO2 का जो है वो ट्रांसफ़र होता है। और हमने बताया कि यहाँ लंग्स से यहाँ O2 का आना और ऊपर की तरफ जाना, ये एक प्रोसेस है जिसको हमने बोला डिफ्यूजन प्रोसेस। और यदि मैं कहूँ यहाँ 100 mm Fg प्रेशर है और यहाँ 40 mm Hg प्रेशर,
तो यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो कहाँ जाएगी, सॉरी यहाँ CO2 यहाँ से ऊपर जाएगी, और ऑक्सीजन जो है यदि 100 प्रेशर यहाँ हो और यहाँ पे 40 हो तो ऊपर से नीचे यानी ब्लड में आ जाएगी और ब्लड से ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगी। इस तरह से हमारा ब्लड में जो है O2 और CO2 का गैस एक्सचेंज का प्रोसेस जो है वो चलता है। अब एक आप देखिए, हमारी ब्लड के अंदर CO2 होती है और इस CO2 का एक पर्टिकुलर लेवल होता है, उससे ज़्यादा CO2 जो है ब्लड में रुकेगी नहीं, वो बाहर जाएगी। और CO2 का लेवल जो है यदि बढ़ता है हमारे ब्लड के अंदर, इसको हम रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट बोलते हैं। जब भी CO2 का लेवल बढ़ता है तो CO2 का लेवल बढ़ा तो ऑक्सीजन का लेवल क्या हुआ, घटेगा। भाई ये दोनों आपको पता है, CO2 बाहर जाती है, O2 अंदर आती है, तो O2 का लेवल अपने आप ही क्या होगा, घटेगा। और CO2 का लेवल जब हमारी ब्लड में बढ़ता है तो ये क्या करेगा, और नॉर्मल वे में देखो CO2 गैस होती है, हमारे ब्लड में H2 प्रेजेंट है और ये दोनों क्या बनाते हैं, ये H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। और कार्बोनिक एसिड जो है वो क्या करेगा, वो pH को डिक्रीज करता है। और आप बताइए CO2 यदि हमारी ब्लड में बढ़ती है तो pH क्या होती है, pH हमेशा कम होती है। और pH का एक पर्टिकुलर लेवल से कम होना क्या कहलाता है, सिस्टेमिक एसिडोसिस। सिस्टेमिक एसिडोसिस हमारी ब्लड की pH 7.35 से 7.45 होती हैं और ये हमारी ब्लड की एक एवरेज pH होती हैं। और इस pH से यदि कोई भी ड्रग या प्रोडक्ट की वजह से हमारी pH घटती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिस्टेमिक एसिडोसिस। और यदि pH बढ़ जाए तो उसे हम बोलते हैं 7.45 से ज़्यादा, तो उसको हम सिस्टेमिक एल्कालोसिस बोलते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि सिस्टेमिक एसिडोसिस होने की वजह pH घटना, CO2 का लेवल बढ़ना, ये जो है सिस्टेमिक एसिडोसिस करता है। और आप बताइए, जब भी हमारी बॉडी में CO2 का लेवल बढ़ता है तो pH डिक्रीज हुई, जिसकी वजह से हम बार बार लंबी सांस लेंगे। यानी जब भी CO2 का लेवल बढ़ता है तो इसी वजह से हम इसको रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट जो है वो बोलते हैं।